हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और आज इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे चेंजेस इन आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में। ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड के आने से पहले आर्ट्स एंड लिटरेचर इंडिया के अंदर किस तरह का था, हम लोग क्या चीजें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद आर्ट एंड लिटरेचर को किस तरह से दिखाया गया। ठीक है, तो यही सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर, जिसके बारे में हम सबसे पहले देखना शुरू करेंगे। हम बात करेंगे आज इस चैप्टर में मेजर डेवलपमेंट्स, ओके, इन द स्फीयर ऑफ लिटरेचर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट पेंटिंग, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ग्रोथ एंड प्रिंटिंग प्रेस, एंड उसके बाद में देखेंगे डेवलपमेंट इन फिल्म मेकिंग। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा सेल्फ सर्वे है आपके लिए। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज इन द पिक्चर गिवन below or above, right? ठीक है, for me these are in front of me, so I would say given in front of you, right? Okay, so who is this great personality? We all know his name, right? And this person we already have been introduced with him, right? हमने इनके बारे में पहले भी सेशंस में पढ़ा है, तो it must be easy for you to find out their answer, right? Okay, and then comes another question. Who wrote our national anthem? If you know the answer, you are genius. If you do not know the answer, don't worry, I'm here. We will see a couple of things. We will learn so many things today, and we will find out the answer of this easy question as well. Okay? All right. तो अब हम देखेंगे बेटा, ब्रिटिश पीरियड में जो मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं इन स्फीयर ऑफ लिटरेचर, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि पहले किस तरह से चीजें चल रही हैं। In the 19th and early 20th century, changes in style of the content appeared in Indian literature. In addition to the verse form generally used in earlier times, prose began to be used widely in literary works. ठीक है, the languages used in the literary work became simpler than before. अब क्या कर दिया गया, जो भाषा है उसको पहले से ज्यादा क्या बना दिया गया है, आसान बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? ताकि लोग समझ सकें चीजों को। ठीक है, इसमें ये भी होगा कि पहले क्या था, ज्यादातर जो चीजें हैं और जो वो लोग लिख रहे थे वो रिलीजियस चीजों के ऊपर लिख रहे थे, लेकिन अब वो सोशल चीजों के ऊपर भी लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, प्लेज देखो यहाँ, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द रीडर्स। ठीक है, the theme were no longer based entirely on the mythology, religion, lives of rulers. पहले ज्यादातर लोग राजाओं के बारे में लिख रहे थे, रिलीजन के बारे में लिख रहे थे, माइथोलॉजी के बारे में लिख रहे थे। अभी वो क्या फोकस करेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज पर वो क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ताकि आम आदमी भी समझ पाए उन चीजों को जो उसके आम जिंदगी को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम देखेंगे कुछ ऑथर्स और उनके वर्क्स को। लेट्स जस्ट क्विकली मार्क दिस। ओके, तो हम क्या देखेंगे, ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ऑलराइट, चलिए बात कर लेते हैं। बंगाली लिटरेचर की बात करते हैं पहले। तो बंगाली लिटरेचर फ्लरिश्ड विद सेवरल ऑथर्स मेकिंग वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट बंकिम चंद्र चटर्जी, राइट, इंपॉर्टेंट नेम है, अंडरलाइन कर सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, एंड देन शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है, दे रोट ऑन वेरियस सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द टाइम। ठीक है, उस समय के बहुत सारे ऐसे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनके ऊपर ये क्या करेंगे, लिखेंगे। इसके सिवाय भी बहुत सारे नाम आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, so this person, he wrote prose, poetries, dramas. ठीक है, he also composed numerous songs including the national anthem. अभी उस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ चुका है, जो हमने सबसे शुरू में क्या किया था, पूछा था। ठीक है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा है। He won Nobel Prize of Literature in 1913. 1913 में इनको क्या दिया गया, लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने लिखी थी गीतांजलि, गीतांजलि के लिए दिया गया था। दिस वाज
अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज, ट्रांसलेशन ऑफ सम ऑफ हिज बंगाली वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद में देर आर सो मैनी अदर नेम्स, आप चाहे इनको याद रख सकते हैं, चाहे तो आप इनको एक दो बार यदि आप देख भी लेंगे तो यू विल बी एबल टू कीप दिस नेम्स in mind. Okay, Munshi Premchand he wrote Munshi Premchand he wrote in Hindi and Urdu. He addressed social issues, ठीक है, in simple language. सिंपल लैंग्वेज में लिखने का सिर्फ इतना पर्पस है कि आम जनमानस, जो आम लोग हैं, वो भी चीजों को आसानी से पढ़ पाएं और इनके विचार उन तक आसानी से क्या हो जाएं, पहुंच जाएं. Among the other masters of regional literature were poet Keshav Sut, okay, and the novelist Hari Narayan Apte. He is like Marathi person, and there are so many other names that you can see here from all across India. गुजरात से भी आपको लोग मिलेंगे, तेलुगु में लिखने वाले भी आपको लोग मिलेंगे, ठीक है, एंड देयर आर सो मैनी, मलयालम, ठीक है, सभी भाषाओं में उस समय पर क्या किया जा रहा है, राइटिंग्स की जा रही हैं अपने व्यूज लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। लिटरेचर जो है बहुत जोर शोर से क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। अनदर मीडियम वाज पेंटिंग्स, ठीक है। अब पेंटिंग्स भी किस किस तरह की पेंटिंग्स हैं हम ये देखेंगे। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, देखो यूरोपियन आर्टिस्ट ऑल्सो केम टू इंडिया, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए हैं जाहिर सी बात है लाइक और भी लाइक यूरोपियन आर्टिस्ट क्या करेंगे, इंडिया में आएंगे। दे ब्रॉट विद देम न्यू स्टाइल्स ऑफ न्यू स्टाइल्स एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, वो अपने साथ अलग अलग तरह की कलाएं भी लेकर आएंगे, पेंटिंग करने के अलग अलग तरीके लेकर आएंगे। वी कैन कॉल देम इंपीरियल ट्रेडिशन, हम उनको क्या बोल देंगे, इंपीरियल ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन ये लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इंपीरियलिज्म चल रहा है ना। सो देयर पेंटिंग्स हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या, दे रिफ्लेक्टेड अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कैरेक्टर देयर कॉलोनियल माइंडसेट, वो क्या दिखाएंगे अपनी पेंटिंग्स में, दिखाएंगे कि जो हम हैं ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है इंडिया के अंदर, इन लोगों को लाइक सिविलाइज किया है, हमने इनको क्या बनाया है, हमने इनको मॉडर्न बनाया है। तो ये अपनी सुप्रीमेसी, अपनी जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन लैंडस्केप पेंटिंग्स उस समय बहुत क्या है, ट्रेंड में है। एंड देन लाइफ साइज पोर्ट्रेट पेंटिंग, लाइक जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी उसकी क्या है, उसका बड़ा उतना पोर्ट्रेट पेंटिंग जो है उस समय पे बनाई जाती थी। आप जब लाइक एनसीईआरटीज पढ़ते हैं तो आप देखेंगे उस समय के एक नवाब, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि वो नवाब कौन है जिनकी एक लैंडस्केप पेंटिंग जो है वो अभी भी एक क्या है, प्रिजर्व्ड है, ठीक है, और वो लाइक उनको सामने खड़ा करके उस पेंटिंग को बनाया गया था उन्हीं के साइज में, ओके। एंड देन हिस्टोरिकल पेंटिंग्स जो है वो भी उस समय पे क्या, ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। इनकी पेंटिंग्स का मेन पर्पस क्या था मैं बताती, देखो इन पेंटिंग्स में आपको ज्यादातर क्या देखने के लिए मिलेगा, जब ये इंडिया को शो करेंगे, इनका मेन पर्पस था कि हम प्री ब्रिटिश और पोस्ट ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो जब ये प्री ब्रिटिश इंडिया को अपनी पेंटिंग्स में शो करते थे, ये दिखाते थे कि ये जगह बिल्कुल भी क्या नहीं थी, डेवलप नहीं थी, जैसे किसी इंसान ने इसे कभी छुआ ही नहीं है, ठीक है, कि इतने सारे इन्वेजन इंडिया के अंदर हुए हैं, इतने सारे लोग इंडिया में आए हैं ब्रिटिशर्स से पहले, पर किसी ने यहाँ पे इस तरह के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की कोशिश नहीं की है। ये दिखाती है इनकी पेंटिंग्स, ठीक है। और जब ये पोस्ट ब्रिटिश में दिखाएंगे तो दिखाएंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, ये सारी चीजें दिखाते हैं, लाइक दे आर प्रेजेंटिंग कि हमने इंडिया को क्या बनाया है, आके मॉडर्न बनाया है, ठीक है। पेंटर्स पॉपुलराइज द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे इन्होंने क्या किया है, ऑयल पेंटिंग को पॉपुलराइज कर दिया है। ऑयल पेंट मेड इट पॉसिबल फॉर यूरोपियन पेंटर्स टू पेंट लाइव, ठीक है, लाइक फिगर्स एंड सीन्स, ठीक है, वो उसको ऐसा दिखाएंगे जैसे बिल्कुल आपके सामने एग्जैक्ट उसको बना देंगे, ठीक है। Thus oil painting was new phenomenon of the painters in India, ठीक है। In the most of paintings, India was shown as quaint land with a rugged and wild theme, which seems to be untouched by human hands. ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन दिखाई जाएगी, ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये दिखाएंगे कि प्री ब्रिटिश इंडिया ऐसा था, ठीक है। And now let's talk about some famous artists of that time, ठीक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। So the famous artists of this tradition,
आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नाम आपको दिए गए हैं, थॉमस डैनियल का नाम है, एंड देन हिज नेफ्यू विलियम डैनियल, ठीक है। दे विजिटेड इंडिया इन 1785, ये 1785 में इंडिया विजिट करते हैं, स्टेड हियर फॉर 7 years, 7 साल के लिए रुकते हैं, एंड दे प्रोड्यूस पेंटिंग्स ऑफ न्यूली एक्वायर्ड ब्रिटिश टेरिटरीज, इनकी ये क्या बनाएंगे, पेंटिंग्स भी बनाते हैं, ठीक है। They mostly used watercolors, ठीक है, and then charcoal instead of oil paint. They showed traditional India as pre-modern world with numerous फकीर दिखाए जाएंगे, साधु दिखाए जाएंगे, स्नेक दिखाए जाएंगे, लाइक सांप के साथ में फिर ये सपेरे दिखाएंगे, ठीक है। एलिफेंट जो है वो दिखाए जाते हैं, काउज, ये सब पेंटिंग में दिखाया जाता है। जो नहीं दिखाया जाता वो है डेवलपमेंट, ठीक है। When they painted British settlement, they painted large and majestic buildings. बड़ी बड़ी buildings दिखाएंगे, जब ये दिखाएंगे कि अब देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पर इस तरह का इंडिया होता है, ठीक है। न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सो दिस इज हाउ दे वर ट्राइंग टू शो द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, when they were painting things about India. Then there is another name, William Hodges, ठीक है, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ये आते हैं 1778 में, द फर्स्ट इंग्लिश प्रोफेशनल लैंडस्केप पेंटर इन इंडिया, ठीक है। ही रिमेन, कितने साल रहते हैं ये, 6 साल रहते हैं, ठीक है, इन 1793। अब ये क्या करेंगे, ये पब्लिश करते हैं, लाइक ही पब्लिश्ड एन इलस्ट्रेटेड बुक अबाउट हिज ट्रैवल इन इंडिया। जब वो इंडिया में आए उस टाइम पीरियड की ये क्या करेंगे, एक बुक पब्लिश करेंगे। इसके बाद एक और नाम आता है बेटा, रॉबर्ट एम ग्रिंडले, ठीक है। He came to India in 1803 as an army officer. His book Scenery, Costumes and Architecture is ranked among the finest color plate volume, ठीक है, depicting the views of India. यहाँ पे भी क्या दिखाया जाएगा, इनकी जो बुक है इसमें इंडिया के व्यू को कई जगह पर क्या किया गया है, दिखाया गया है। Now see growth of painting press, ठीक है। All right, let's just take a look at this. तो इनिशियली बेटा ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, दे एक्चुअली ओन सम ऑफ द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स प्रिंटेड इन इंडिया ओनली, ठीक है। These newspapers and journals had articles and other writing supporting like colonial rule. ये क्या करेंगे, ये इस तरह के जर्नल्स और इस तरह के आर्टिकल्स लिखेंगे जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलोनियल रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया है। However, many Indians later started their own journal. कुछ इंडियंस क्या करेंगे, खुद के जर्नल्स निकालने शुरू करेंगे और बताएंगे कि रियलिटी जो है वो नहीं है जो जो रूल कर रहा है वो हमें दिखा रहा है, रियलिटी वो है जो हम एक्चुअली फेस कर रहे हैं और ये हमने लिख दी है, ठीक है। सो ये अपने न्यूज़पेपर्स निकालेंगे, जर्नल्स लिखेंगे, ठीक है, इन इंग्लिश एज वेल एज इन अदर लोकल लैंग्वेजेस, अपनी लोकल लैंग्वेजेस में भी ये पब्लिश करेंगे उन्हें, और इंग्लिश में तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। And why are they doing it? Because they want to highlight the needs and show the problems of local people, ठीक है। This created a lot of awareness among people. जाहिर सी बात है, जब हमारी बात को हमारी, ये ऐसा टाइम भी तो है ना जहां सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, सब लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो अपनी बात को उन्हीं की भाषा में उनके बीच में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो वो इससे ज्यादा जल्दी क्या कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, और वो समझ पा रहे हैं कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये हमें किस तरह से लाइक नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर ये किस तरह की पॉलिसीज लेकर आ रहा है, ये पॉलिसीज हमारे फेवर में है या नहीं है। तो इससे क्या आ रही है, एक जागरूकता आ रही है, ठीक है। ओके, अब देखेंगे यहां द हाईलाइटिंग ऑफ the various social problems by these newspapers therefore inspired several social reform movement. इन्हीं की वजह से क्या होगा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जिनके बारे में हमने पढ़ा उनको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, लाइक बंगाल, मद्रास एंड इवन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, एवरीवेयर. Several papers also highlighted the exploitation of the Indians by British, which led the people to unite against British rulers and encourage our freedom struggle, ठीक है। अब यहां देखो, ये कुछ पत्रिकाएं और कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, इनको आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, एंड देन केसरी, देन स्वदेश मित्रान,
then the Tribune, then the Hindu, and the Mail were some of the important newspapers of this period. There are many other actually. अगर मैं सही सही बोलूं तो आपके लिए ये एक होमवर्क भी हो सकता है, that find out कि इस टाइम पर यानी कॉलोनियल पीरियड में कौन सी जो मैगजीन है वो किसके द्वारा निकाली गई है या पब्लिश की गई है, ठीक है. दैट ऑल्सो कैन बी अ गुड होमवर्क फॉर यू इफ यूड लाइक टू डू दैट. ओके, नाउ लुक हियर, देयर इज अ केस स्टडी. देखो हमने प्रीवियसली पढ़ा था अर्बनाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन के बारे में. तो हमने जाना था बंगाल, मद्रास एंड देन कोलकाता, ये वो जगह थे जहां पे इन्होंने जो अर्बनाइजेशन है वो किया है, बिल्डिंग्स बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है. तो उसी में से लाइक कुछ पॉइंट हम यहां पर देखेंगे अब, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट चेन्नई फर्स्ट. और चेन्नई में भी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो इनका काम है वो. चेन्नई फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल आर्किटेक्चर, ठीक है. ओके, एंड देन अपार्ट फ्रॉम द वास्ट एंड ब्यूटिफुल मरीना बीच, ठीक है, some great buildings like constructed by Britishers in 20th century have become landmark in Chennai. कौन सी हैं? The most famous building, Fort St. George, ठीक है. Year है 1639. It is one of the British building in India. Okay. Today it houses the Tamil Nadu Legislative Assembly and Secretariat. It is a very important point for you. एक बार फिर से ध्यान से देखिए इसे. Okay, so the most famous building, Fort St. George, okay, it was built in 1639. It is one of the British buildings in India. Okay, today it houses the Tamil Nadu Legislative Assembly and Secretariat. Okay, and then another thing is the High Court built in 1892. 1892 में क्या बना है? High Court बना है. It is one of the largest judicial complexes in the world. Okay. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो इसका ईयर है ये क्या है, 1892 है. कौन सा, किसका? हाई कोर्ट जो बनाया है, ठीक है. इसके बाद में बेटा बात करते हैं. एट द सदर्न एंड ऑफ द मरीन ड्राइव इज सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका, ठीक है. द ब्यूटीफुल स्टेन्ड ग्लास विंडो ऑफ बेसिलिका पोर्ट्रे द स्टोरी ऑफ सेंट थॉमस. ये किसकी स्टोरी को शो करेगा? सेंट थॉमस की. ओके. Other buildings in Chennai belonging to the British period are, ये कुछ और buildings यहाँ पे दी हुई हैं. आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं, ठीक है. इनको मेन थिंग इज आप इनको जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि ये जो जितने भी नाम है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, सदर्न रेलवे है, सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? मद्रास से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ठीक है. ऑल राइट, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू मुंबई. ओके, मुंबई में जो इम्पोर्टेंट जो ब्रिटिशर्स का काम है उसको हम देखेंगे, किस तरह का इंफ्रा है, किस तरह का आर्किटेक्चर है, ठीक है. चेन्नई एंड मुंबई वर बोथ बॉर्डर्ड बाय वाटर अलोंग विद द स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स, ठीक है. और ये करना भी था इन्हें, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस किस चीज से, देखो जहाँ पे पोर्ट्स थे वहीं से तो इनका जो ट्रेड है वो चल रहा था ना. तो इसीलिए इन्होंने क्या करना शुरू किया, उन जगहों को डेवलप, उन जगह को अर्बनाइज करना शुरू किया जहां पर इनको ज्यादा लाइक बिजनेस करना था या ट्रेड करना था, ठीक है. तो एन इंग्लिश वुमन नोटेड इन 1750s द banks of the river are, as one may say, absolutely studded with the elegant mansions called here as Madras Garden Houses, ठीक है. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, the Victoria Terminus, now called the Chhatrapati Shivaji Terminus, was built in a purely Gothic style between 1878 and 1887, ठीक है. So the structure reflects the influences of Gothic architecture and has Mughal and Hindu traditional building elements, ठीक है. तो आप जब इसको देखेंगे, इसको लाइक किस में बनाया गया है, ये रहा यहाँ पे, दिस वन, गॉथिक स्टाइल में इसको फॉर्म किया गया है, ठीक है. एंड इट हैज द इन्फ्लुएंसेस ऑफ architecture and like that has Mughal and Hindu traditional building elements. Okay, it was built in 1887 in the Boribandar area of Bombay, commemorated the golden jubilee of Queen Victoria. Another important building reflecting the British architectural influence was Town Hall, ठीक है, built by Thomas Cooper.
So this is about Mumbai that we have talked. All right. Now finally, there are some other like buildings that they have formed. Another is like India Gate, and you can just read all things about it, right? Like Victoria Terminus and all. All right. Now let's just move on to this segment, which is development of film making. ठीक है? अभी फिल्म मेकिंग किस तरह से शुरू होती है, इसके बारे में भी देखते हैं. And then we are done with this chapter. It was quite short, right? We didn't even realize that, oh, we are done with this chapter. Okay, so let's start. The first full length motion picture कौन सी मूवी थी भाई बताइए. तो here is the name, राजा हरिश्चंद्र. सबसे पहली फुल लेंथ मोशन पिक्चर जो है वो है राजा हरिश्चंद्र. 1913 में ये मूवी आती है. ठीक है. A silent film was produced by दादा साहेब फाल्के. इनकी मेमोरी में आज भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाता है. ठीक है. Who is known as Grand Old Man of Indian Cinema. ठीक है. ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा साहेब फाल्के. ओके. एंड देन आर्देशिर ईरानी रिलीज्ड आलम आरा. ठीक है. आलम आरा वाज द फर्स्ट मूवी जो बोलती हुई मूवी बोलते हैं इसको. द फर्स्ट इंडियन टॉकिंग फिल्म. ठीक है. 14th of March 1931 को रिलीज होती है. एज साउंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड. ठीक है. The 1930s saw the rise of music in Indian cinema with films like Indra Sabha, okay, and then Devi Devayani. ठीक है. That started the tradition of songs and dance in India. देखो सबसे पहली जो मूवी आई है वो बोलती हुई मूवी नहीं है, राइट. उसमें एक्टिंग ज्यादा, फेशियल एक्सप्रेशंस का काम है. उसके बाद में पहली जो टॉकिंग फिल्म है वो कौन सी है? आलम आरा है. उसके बाद में क्या इंट्रोड्यूस होता है? हम 30s में 1930s में देखते हैं कि म्यूजिक जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है मूवीज के अंदर. तो इट वाज नॉट कि एकदम से सारी चीजें हो गई हैं. इट वाज आल्सो अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ठीक है. ओके. और यहाँ देखेंगे यस यहाँ देखेंगे स्टूडियोज वर सेटअप इन मेजर सिटीज सच एज चेन्नई, कोलकाता, मुंबई. मुंबई को तो आज भी माया नगरी बोला जाता है ना, इसी वजह से ज्यादातर लोग मुंबई जाया करते थे. किस लिए? एक्टर बनना है. ठीक है. एज फिल्म मेकिंग अभी भी जाते हैं एक्चुअली. या so as filmmaking became an established craft by 1935. Okay, an example was success of Devdas, which had managed to, you know, okay, इन्होंने क्या किया? एक बहुत बड़ी ऑडियंस को क्या किया? इन्होंने इम्प्रेस कर लिया नेशन वाइड, पूरी ऑडियंस को. क्या? कौन सी मूवी थी? देवदास. ठीक है. Bombay Talkies came up in 1934. Then Prabhat Studio in Pune had begun production of films from meant for Marathi language. ये जो है मराठी जो लैंग्वेज की जो मूवीज थी उनका प्रोडक्शन को कौन कर रहा था? ये देखिए, प्रभात स्टूडियोज. ठीक है. ऑलराइट. This is not very important information, but yes, this is something that you should keep in mind. At least take a look before you go to your exam hall. Okay. इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है. फॉर एग्जाम्पल कि भाई पहली मोशन पिक्चर कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी. पहली बोलती हुई मूवी कौन सी थी? तो आपकी आलम आरा थी. ठीक है. म्यूजिक कब इंट्रोड्यूस हो रहा है मूवीज में? 1930s में हो रहा है. एक बॉम्बे टॉकीज, when Bombay Talkies came into picture 1934. ठीक है. So these are couple of things. Otherwise, okay, there are some other names of some other actors who are coming into picture. किस तरह से जो ये मूवीज हैं, ये लाइक फिल्म मेकिंग जो है वो किस तरह से पिक्चर में आती है, वो सब यहाँ आपको दिया गया. You can please take a look at this, and we are done with this chapter. Okay, now please take a quick look कि हमने आज क्या क्या कवर कर लिया है. We have talked about okay, we have talked about painters. ठीक है. हमने जाना कि भाई पेंटर्स अगर कुछ पेंट कर रहे थे तो वो एक्चुअली क्या दिखाना चाहते थे. प्री ब्रिटिश एरा में क्या दिखाया जा रहा था पेंटिंग्स के माध्यम से, पोस्ट ब्रिटिश एरा में क्या चीजें दिखाई जाती थी. ऑयल पेंटिंग क्या थी? ठीक है. ऑयल पेंटिंग जब नहीं हो रही तो फिर वो किस तरह के कलर्स यूज कर रहे थे, हमने ये भी जाना. Then famous artists visited India in 1785 and then stayed here for 7 years. ठीक है. Yes, we came to know about their names as well.
Robert M. Grindley came to India in 1803 as an army officer. That's right. Now let's just move on to the exercise and let's see if we are able to do it. रविंद्रनाथ टैगोर वन नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क. कौन से काम के लिए मिला था भाई? गीतांजलि के लिए मिला था ना, तो वी आर गोइंग टू मार्क गीतांजलि. ओके. द फर्स्ट फुल लेंथ पिक्चर वाज रिलीज्ड इन. पहली फुल लेंथ मूवी कब रिलीज हुई थी? हमने अभी अभी पढ़ा है बिल्कुल. So it was Raja Harishchandra and it was the year. Which year was that? Please answer me quickly. Was it 1913? Was it 1923? Was it 1933? Or was it 1934? Okay, it was 1913. You are absolutely right. It means you are a quick learner as well and you are a good observer. Honestly. I mean, well done. Okay. Chaliye. Now let's talk about question number 3. The town hall was designed by. Town hall को किसने डिजाइन किया है? Like Colonel Thomas Cooper, Edward Lutyens, Herbert Baker और none of these. उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये टाउन हॉल है कहाँ पर? I hope you know the answer. हमने जब मुंबई के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था टाउन हॉल के बारे में, राइट? हमने अंडरलाइन भी किया था उसको, राइट? So the answer is Colonel Thomas Cooper. Okay, so I'm going to mark option number A. Coincidentally आज लगभग ओके शुरू के तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर A ही है, राइट? So let's just mark it. Let me just choose the circle for you. Why am I doing it? Because I want the circle to be filled properly. Okay. Which one of the following is not in Mumbai? So Marina Beach is in Mumbai, yes or no? No, Marina Beach is in Chennai. So we will say option number C is not in Mumbai. अभी आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ये याद रखो कि क्या चीज मुंबई में है या फिर आप याद रखो कि क्या चीज मुंबई में नहीं है. ठीक है, टाउन हॉल मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, and then Sea Link again is in Mumbai only. Okay, let's look at fill in the blanks now. Okay, Premchand wrote in English and he wrote in Urdu as well. He wrote in Hindi as well, right? या तो आप उर्दू भी लिख सकते हैं या फिर आप हिंदी भी लिख सकते हैं. ठीक है. डैश इंट्रोड्यूस अ रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया. तो ऑयल पेंटिंग होती थी ना, जो जैसा व्यक्ति सामने खड़ा है उसको बिल्कुल वैसा का वैसा दिखा देती थी. तो वी कैन से ऑयल पेंटिंग. ठीक है. एंड देन डैश एंड डैश स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस इन इंडियन फिल्म्स, राइट? तो हमने दो मूवीज के नाम पढ़े थे. ठीक है. सो पहला था आपका इंद्र सभा, INDRA, इंद्र, SABHA, सभा, and another was Devayani. Yes, okay. And several papers highlighted the dash of British towards India. क्या दिखाना चाहते थे? Exploitation. ठीक है. Okay, let's talk about true and false. Okay, Sharat Chand Chatterjee was a poet. He was a writer. He was writing the poetry as well. That's true. Several papers highlighted the exploitation of Indians by British. That's true. And Rabindranath Tagore tried to revive the Indian classical tradition of painting. Is it painting? No. So we will say it's false. And then the town hall houses the Asiatic Society of Bombay. The town hall houses the Asiatic Society of Bombay. Is it true or is it false? Tell me quickly. Tell me. Okay, let me tell you that. We already have read about it. How can you forget it? That is town hall houses the Asiatic Society of Bombay. That's true. Okay. And rest of the questions, I am sure you can do it on your own. Okay. So that is all for today. Thank you so much. And I must say कि आज के इस सेशन में हमने जो भी पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा.
and I would suggest you to just learn things with great focus, okay, and keep revising, because revision is the ultimate key to get succeed. Okay, I'll see you in the next session. Till then, bye bye, and take a very good care of yourself. Bye bye.